हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे दंड एवं पुरस्कार। और दंड एवं पुरस्कार जो टॉपिक है ये टॉपिक जीवन कौशल का है। और ये जीवन कौशल जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पूरे 10 नंबर का ये टॉपिक है। और ये जो 10 नंबर का टॉपिक है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कठिन जो आपको याद ना हो सके या आप जो समझ ना सकें। बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी टॉपिक है ये जीवन कौशल। और जीवन कौशल का बहुत बड़ा क्षेत्र भी नहीं है, ठीक है। कुछ जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि दंड एवं पुरस्कार है, अभिप्रेरणा है यानी कि मोटिवेशन है। इस तरह के 3-4 जो टॉपिक हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उनको भी पढ़ाऊँगी मैं आपको। उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में ना आए या आपको याद करना पड़े या आपको रट्टा मारना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन कौशल बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लिया इसको तो आपके 10 नंबर जो हैं वो कहीं नहीं जाने हैं, ठीक है। क्योंकि दंड एवं पुरस्कार ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम टेट, सीटेट या सुपर टेट के एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करें तो पाते हैं हम कि दंड एवं पुरस्कार से क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी तरह से पूछे गए हों, चाहे वो ये पूछा गया हो। अभी आप 68,500 में देखें, 68,500 में आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दंड एवं पुरस्कार से क्या जो है पुरस्कार जो है किस प्रकार का पुनर्बलन है, इस टाइप का कुछ ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा गया है। तो एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि दंड एवं पुरस्कार जो होते हैं वो किसी भी प्रकार का कोई पुनर्बलन नहीं होते हैं, ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक, वो कोई पुनर्बलन नहीं होते हैं। उसको भी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे दंड को और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरस्कार को। सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस एक परिभाषा आपको बताऊंगी मैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परिभाषा ज़रूर पूछी जाती है। एक ही परिभाषा बताऊंगी मैं दंड की भी और एक ही बताऊंगी मैं पुरस्कार की भी, और दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दंड एवं पुरस्कार टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं होना है वीडियो में, एंड तक बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पढ़ेंगे हम सबसे पहले दंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दंड को, और दंड की हम सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। और दंड की परिभाषा किसी विद्वान की परिभाषा ये नहीं है, ये सिंपल परिभाषा है। यानी कि अपने शब्दों में देखें, अपनी भाषा में समझें, यानी एक सिंपल परिभाषा अगर देखें हम दंड की, तो दंड क्या है? किसी भी अवांछनीय व्यवहार को रोकने का प्रावधान या व्यवस्था ही दंड है। अवांछनीय व्यवहार क्या होता है, सबसे पहले ये समझें। अवांछनीय व्यवहार जैसे कोई भी ऐसा कार्य या ऐसा व्यवहार जिसको समाज दोहराना ना चाहे, या ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई व्यवहार जो नहीं चाहता कोई कि ये दोबारा हो, ठीक है। तो ऐसे कार्य या ऐसे व्यवहार को अवांछनीय व्यवहार कहते हैं। और वांछनीय कौन सा होता है? वांछनीय वो होता है जिसको कोई भी बार बार करना चाहे, कोई भी काम को बार बार करना चाहे, वो होता है वांछनीय कार्य। जैसे कोई बच्चा क्लास में टॉप आता है या स्कूल में टॉप आता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसको वो सुखद साहचर्य से जोड़ा जाता है, ताकि वो जो है ये वांछनीय कार्य, यानी कि वो जो टॉप किया है उसने, तो ये वांछनीय कार्य वो बार बार दोहराए, वो बार बार करे और आगे लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेस हो, इसलिए उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो वो वांछनीय कार्य होता है, यानी जिसको समाज चाहे कि ये दोबारा करे या वो व्यक्ति खुद चाहे कि हम ये दोबारा करें, ठीक है। तो उसको कहते हैं वांछनीय। अवांछनीय व्यवहार या अवांछनीय कार्य वो होता है जिसको कोई भी व्यक्ति या समाज दोहराना ना चाहता हो, उसको कहते हैं अवांछनीय, ठीक है। अवांछनीय कार्य या अवांछनीय व्यवहार। तो किसी भी अवांछनीय व्यवहार को रोकने का प्रावधान या व्यवस्था ही दंड है। अवांछनीय व्यवहार मतलब जो कोई नहीं चाहता, जैसे चोरी करना। कोई नहीं चाहता कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है ये चोरी करे। एक बार चोरी की उसने, उसको दंड दिया गया। अब ये सभी चाहते हैं कि चोरी छोड़ दे और दोबारा ये चोरी यानी कि अवांछनीय कार्य ना करे, तो इसलिए इसको दिया जाता है दंड। तो दंड की एक सिंपल परिभाषा है, किसी अवांछनीय व्यवहार को रोकने का जो प्रावधान है या व्यवस्था है उसे ही दंड कहते हैं। प्रावधान या व्यवस्था, ठीक है। मतलब उस कार्य को, उसको जो है चोर को चोरी से रोकने के लिए जो भी चीज़ें अपनाई जाएंगी, जो भी व्यवस्था, जो भी प्रावधान, उसको ही दंड कहते हैं। तो ये हो गई दंड की सिंपल परिभाषा। तो यहाँ पर देखिए एलिजाबेथ हरलॉक जो है उनकी जो परिभाषा है वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है दंड और पुरस्कार के लिए।
तो अभी हम दंड पढ़ रहे हैं। तो हर लॉग की परिभाषा है अवांछनीय व्यवहार को, अवांछनीय व्यवहार वो जिसको कोई नहीं चाहता कि ये दोबारा हो, ऐसे व्यवहार को यानी अवांछनीय व्यवहार को दुखद सहचर्य से जोड़ना ही दंड है। किसी भी अवांछनीय व्यवहार को दुखद सहचर्य से जोड़ना ही दंड है। ये किसकी परिभाषा है? हरलॉक की। और दुखद दंड जो होता है वो दुखद ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से दुखद हो, चाहे वो मानसिक दुख दे रहा हो, शारीरिक दुख दे रहा हो। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे दंड के प्रकार, तो उसमें हम देखेंगे मानसिक, मनोवैज्ञानिक, कानूनी, ठीक है, शारीरिक दंड। तो इस तरह के जो दंड होते हैं तो वो किसी न किसी प्रकार से दुखद ही होते हैं। तो क्या कह रहे हैं हरलॉक? अवांछनीय व्यवहार को दुखद सहचर्य से जोड़ना ही दंड है। और ये किसकी परिभाषा है? ये हरलॉक की है, इम्पॉर्टेंट है। फिर देखते हैं दंड के सिद्धांत क्या हैं। देखिए यहाँ पर दंड के सिद्धांत 4 माने गए हैं। दंड के प्रकार अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दंड के सिद्धांत। दंड के 4 सिद्धांत माने गए। पहला सुधारात्मक सिद्धांत, दूसरा परिणाम बोधक सिद्धांत, तीसरा प्रतिरोधात्मक सिद्धांत और चौथा प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझाना पड़े। सुधारात्मक सिद्धांत यानी ऐसा दंड देना जिसका लास्ट में परिणाम क्या हो या जिसका लक्ष्य हो किसी बच्चे को सुधारना, तो उसको कहते हैं सुधारात्मक सिद्धांत। तो और नेक्स्ट है हमारा परिणाम बोधक सिद्धांत यानी ऐसा दंड जिसका लक्ष्य हो परिणाम को बेहतर करना या परिणाम के लिए उसको दंड दिया जा रहा है कि ये अच्छा परिणाम करे, तो उसको कहते हैं परिणाम बोधक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत जिसका लक्ष्य सुधारने का हो उसको कहते हैं सुधारात्मक सिद्धांत वाला दंड, यानी ऐसा दंड जिसका सिद्धांत सुधारात्मक हो, सुधारात्मक सिद्धांत। ऐसे ही है परिणाम बोधक सिद्धांत। और तीसरा प्रतिरोधात्मक सिद्धांत यानी किसी भी अवांछनीय कार्य को रोकने के लिए दिया जाने वाला दंड जो है वो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी रोकने के लिए। ठीक है, प्रतिरोध मतलब रोकना ही हो गया। तो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का लक्ष्य मतलब ऐसा कोई भी दंड जो किसी अवांछनीय कार्य को रोकने के पर्पज से दिया जा रहा है तो उसको कहते हैं प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। और नेक्स्ट है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। और ये वाला सिद्धांत जो है ये निषिद्ध है यानी कि वर्जित है। तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत वर्जित है। और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन 4 में से कोई ऑप्शन दिए हैं 4, इन 4 में से कौन सा ऐसा दंड है जो कि वर्जित है या निषिद्ध है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत जो है ये वर्जित है यानी कि निषिद्ध है और इस पर मना किया जाता है कि ये दंड नहीं देना चाहिए, यानी किसी भी दंड को बदले की भावना से ना दिया जाए, ये है इसका रीज़न। ठीक है, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत मतलब कोई भी दंड किसी को भी बदले की भावना से ना दिया जाए बल्कि इसलिए दिया जाए कि उसने कोई भी अवांछनीय कार्य या व्यवहार किया है तो उसको सुधारने के लिए या उसको रोकने के लिए या अच्छा परिणाम लाने के लिए जो उसको दंड दिया जाए तो वही दंड दिया जाए, ना कि उससे किसी भी प्रकार का बदला लेने के लिए, यानी बदले की भावना से दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसलिए चौथा वाला जो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत ये वर्जित है और ये निषिद्ध है और इसके लिए मना किया जाता है कि ये नहीं देना चाहिए। तो 4 सिद्धांत हैं दंड के। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है दंड के कितने सिद्धांत माने गए हैं तो दंड के 4 सिद्धांत माने गए हैं जो कि आपने देख लिया। अब हम देखते हैं दंड के प्रकार। वो थे दंड के सिद्धांत, वो प्रकार नहीं थे, मतलब किस लिए दंड दिया जा सकता है वो चीज़ें सिद्धांत थी, वो प्रकार नहीं थे। अब देखते हैं दंड के प्रकार, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन दंड के प्रकार से पूछा जाता है। तो दंड के प्रकार, पहला दंड का प्रकार है सामाजिक दंड। सामाजिक दंड यानी जैसे बच्चे को कक्षा में अलग कोने में बैठा देना या किसी बच्चे ने कोई काम नहीं किया है या उसने क्लास में कोई काम नहीं कर रहा है, किसी बच्चे से मारपीट कर रहा है तो उसको सामाजिक दंड देना। जैसे उनको सारे बच्चों से उठा करके, सारे बच्चों के बीच से उठा करके उसको अलग किसी कोने में बिठा देना, वो होता है सामाजिक दंड। नेक्स्ट है आर्थिक दंड। जैसे कोई भी बच्चा रोज़ लेट आ रहा है या किसी भी काम को वो रोज़ होमवर्क करके नहीं ला रहा है तो उसको एक छोटा सा आर्थिक दंड दिया जा सकता है जिससे कि वो सुधार हो सके उसमें और वो जो है वो कार्य करके लाने लगे, यानी एक छोटा सा फ़ाइन ले सकते हैं उससे। जैसे कोई भी बच्चा स्कूल में रोज़ लेट आ रहा है, रोज़ देर से आ रहा है या कोई भी होमवर्क है वो करके नहीं ला रहा है, रोज़ ऐसा हो रहा है अगर, तो आप उसको छोटा सा
फ़ाइन लगा सकते हैं, छोटा सा आर्थिक दंड लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि फिर जो है वो आर्थिक दंड ना देना पड़े, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी उसको जो है थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे और वो बच्चा खुद भी जो है सुधार होगा उसमें, और वो जो है रोज़ देर से नहीं आएगा या होमवर्क ऐसा नहीं होगा रोज़ रोज़ कि वो नहीं कर पाया हो, तो धीरे धीरे जो है ठीक होने लगेगा। तो इसलिए जो है छोटा सा आर्थिक शुल्क या फ़ाइन ले सकते हैं। तो ये एक तरह का दंड होता है आर्थिक दंड। सामाजिक दंड तो समझ लिया आपने, जैसे कोई भी बच्चा क्लास में कोई शोर शराबा कर रहा है, किसी बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ने में, या किसी बच्चे के साथ मारपीट कर रहा है, तो उसको कक्षा के सभी बच्चों के बीच से उठा करके उसको अलग कोने में बिठा देना। तो एक तरह का ये समाज होता है, जो क्लास का समाज क्या होता है, वो जो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, उन बच्चों के बीच से उठा देना, यानी उस समाज से उठा देना और उसको बीच में मतलब अलग कहीं कोने में बिठा देना। तो एक तरह का ये सामाजिक दंड है, यानी वहाँ से उठा करके सारे बच्चों के बीच से उठा करके उसको कोने में बिठा देना। ये एक तरह का दंड ही है। वो बच्चा अपने आप में ये सोचेगा कि ये सारे बच्चे अब हमको देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे। तो एक तरह का ये दंड है, सामाजिक दंड है। और ये आर्थिक दंड तो समझ में आ ही गया होगा, जिसमें छोटा सा कोई भी आर्थिक शुल्क उससे ले सकते हैं, जिससे उसकी गलतियों में सुधार हो। नेक्स्ट है मानसिक दंड। मानसिक दंड वो होता है, जैसे किसी भी कोई बच्चा मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, या किसी भी चीज़ का कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है वो, तो उसको जो है उसी एक प्रश्न को, उसी एक क्वेश्चन को कम से कम 100 बार लिखने को बोल देना कि 100 बार इसको हल करो तो समझ में आएगा। या कोई बच्चा कोई वर्ड नहीं लिख पा रहा है, अब उसको आपने एक वर्ड लिख कर दे दिया, उसको जो है 100 बार लिखो। अब वो बच्चा जो है बार बार 1-2 बार लिखेगा, 10 बार लिखेगा, 15 बार लिखेगा, लिख लेगा, लेकिन उसके बाद 100 बार वो एक ही चीज़ को करते करते मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगेगा। यानी एक तरह का ये दंड हो गया, मानसिक दंड। जैसे किसी प्रश्न को 100 बार हल करना, यानी 100 बार हल कर सकता है कि कोई ये प्रश्न को, एकदम से चिढ़ होने लगेगी उसको, यानी कि एक मानसिक थकान होने लगती है। और यही होता है एक तरह का मानसिक दंड, जो कि कभी कभी बच्चे को दिया जाता है, जो कि मतलब इस तरह का बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे मानसिक दंड। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दंड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिक दंड में और मानसिक दंड में बहुत अंतर है। मानसिक दंड वो होता है जो ऐसा दंड दिया जाए जिससे मानसिक थकान हो, वो होता है मानसिक दंड। जबकि मनोवैज्ञानिक दंड वो होता है कि ऐसा दंड देना जिससे बच्चा जो है बार बार जो है मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे या मनोस्थिति उसकी जो है डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसा जो है दंड देना जो है ये होता है मनोवैज्ञानिक दंड, और ये नहीं देना चाहिए। जो भी गार्जियंस, जो भी पेरेंट्स या जो भी टीचर इस तरह का दंड देते हैं वो बहुत क्रूर होते हैं, और ये दंड नहीं देना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दंड में क्या होता है, जैसे किसी भी छात्र से कोई गलती होती है क्लास में, कोई गलती होती है, या वो कोई काम नहीं करके ला रहा है, या वो चीज़ें नहीं सीख पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या किसी बच्चे से मारपीट की उसने, ठीक है, कोई भी अवांछनीय व्यवहार या कार्य किया है उसने, पर उसने माफ़ी मांग ली है, ठीक है, उस बच्चे ने उस टाइम अपने टीचर से या पेरेंट्स से या गार्जियन से माफ़ी मांग ली है, और टीचर ने उसको उस टाइम तो माफ़ कर दिया। अच्छा काम किया कि उसको सज़ा ना देकर, उसको दंड ना देकर उसको एक बार माफ़ भी करना चाहिए, तो उसने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन उस टीचर ने वही बात को अपने दिमाग में बिठा के रखा, और बाद में कभी जो है उसको उसी गलती के लिए बाद में दंड देना, और ऐसा दंड देना जिस दंड को वो बार बार बच्चा जो है याद रखे उसको, और उसको भूल ही ना पा रहा हो। तो ऐसा दंड जो है वो मनोवैज्ञानिक दंड होता है। जैसे छात्र के माफ़ी मांग लेने पर भी उसे माफ़ कर देना, और फिर कभी भविष्य में उसे उसी गलती के लिए दंड देना, ये मनोवैज्ञानिक दंड होता है। जैसे किसी बच्चे से कोई गलती हुई, उसने उस टाइम उसको सॉरी बोल दिया टीचर को, टीचर ने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन क्या हुआ, 2-3 महीने बाद जब टेस्ट हुए, एग्ज़ाम्स हुए, उसमें क्या किया, उसके नंबर काट दिए उस गलती के लिए जो 3-4 महीने पहले हुई थी, जो गलती, उस गलती के लिए उसने तब नंबर काट लिए। और मान लीजिए वो बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, और वो फर्स्ट आने वाला है, उसकी पोजीशन फर्स्ट आने के लायक हो, और वो जब अपना मार्कशीट जब भी देखेगा वो कहेगा देखो मेरी तो फर्स्ट आती है और ये सेकंड मेरी उस गलती के लिए दिया गया। और वो बार बार जब भी वो मार्कशीट देखेगा उसको वो बात याद आएगी, और उसकी जो मनोस्थिति है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये होता है मनोवैज्ञानिक दंड। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक दंड।
शारीरिक दंड जो है जिस पर रोक लगा हुआ है, यानी शारीरिक दंड जो है ये नहीं देना चाहिए, किसी भी हाल में वर्जित है ये। और विकलांग बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए शारीरिक दंड। यानी शारीरिक दंड में क्या है, समझाने वाला कुछ भी नहीं, इसमें तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है वैधानिक या कानूनी दंड, यानी ऐसा दंड, ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने स्कूल में कोई ऐसा वांछनीय कार्य किया है या वांछनीय व्यवहार किया है जिसके लिए स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल जो है वो उसको हैंडल ना कर पा रहा हो और उसको कानून की ज़रूरत पड़ जाए, कानून का सहारा लेने की ज़रूरत पड़े, ऐसा दंड होता है कानूनी दंड या वैधानिक दंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत रेयर केस में ही पाई जाती हैं। जैसे दिल्ली में जो है ऐसा केस हुआ था कि एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को मार दिया था, तो उसके लिए वहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, तो उनको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो भी दंड देगा वो कानून देगा, ना कि स्कूल या स्कूल का कोई टीचर। ठीक है, तो वहाँ पर होता है वैधानिक या कानूनी दंड, जिसमें कानून का सहारा लेना पड़ता है। तो ये 6 प्रकार हैं दंड के, याद रखने हैं आपको। 4 सिद्धांत हैं और 6 प्रकार हैं दंड के, जिसमें आपने अभी देखा शारीरिक दंड वर्जित है, जो कि नहीं देना चाहिए। लेकिन मनोवैज्ञानिक दंड जो था, मतलब जैसे आज गलती किसी बच्चे ने की, उसने सॉरी बोला, माफ़ी भी मांग लिया, उसको माफ़ कर दिया, लेकिन भविष्य में कभी उसको उसी गलती के लिए दंड देना ये गलत है और ये भी नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से ये भी जो है सही नहीं है मनोवैज्ञानिक दंड। तो फिलहाल 6 आपने प्रकार पढ़े, मनोवैज्ञानिक दंड, मानसिक दंड, शारीरिक दंड, वैधानिक या कानूनी दंड, आर्थिक दंड, इस तरह से 6 प्रकार हैं दंड के और 4 सिद्धांत हैं। ठीक है, अब देखते हैं दंड देते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी जब किसी भी बच्चे को या किसी को भी दंड दिया जाता है उस टाइम पर क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। पहला, दंड जो है गलती के अनुसार हो। पहला क्या है, दंड गलती के अनुसार हो, यानी अगर छोटी सी गलती है तो दंड भी छोटा सा ही देना चाहिए, ना कि गलती छोटी सी है दंड बहुत बड़ा दिए जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। दंड जो है गलती के अनुसार हो, ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो समझाना पड़े, सिंपल है। दंड जो है पक्षपात रहित हो, यानी दंड देते समय पक्षपात नहीं करना चाहिए। 2 बच्चों के बीच अगर कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट कुछ हुआ है तो दोनों को जो है या तो समझाएं, अगर दंड दे रहे हैं तो दोनों को जो है सिंपल बराबर दंड दें, ना कि पक्षपात रहित दंड दें। मान लीजिए एक जो है किसी बच्चे से आपके उसके पारिवारिक मतभेद हैं, किसी बच्चे के परिवार से आपके कोई पारिवारिक मतभेद है, तो आप उसको ज़्यादा दंड दे रहे हैं, किसी दूसरे को कम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्षपात रहित दंड होना चाहिए। तीसरा है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार दंड देना चाहिए, यानी अगर आज किसी बच्चे से अपराध हुआ है, आपने उसको आज दंड दे दिया है उस गलती के लिए, तो आप उसको कल दंड नहीं देंगे आज वाली गलती के लिए। ठीक है, तो यानी एक अपराध अगर हुआ है, एक गलती किसी बच्चे से हुई है, तो उसको सिर्फ एक बार ही दंड देना, ना कि एक गलती के लिए रोज़ रोज़ दंड देना। ठीक है, तो एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार दंड देना। दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी बच्चे को दंड दें, किसी भी तरह का कोई भी दंड अगर दे रहे हैं आप किसी बच्चे को, तो उस टाइम पर हंसना नहीं चाहिए, फेस पर स्माइल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गंभीर मुद्रा होनी चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि ये गंभीर है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, और ये अगर ऐसा हम नहीं सुधरे या हमने सुधार नहीं किया तो ये चीज़ें दोबारा हो सकती हैं और हमको दंड जो है दोबारा दिया जा सकता है। तो थोड़ा सा वो अनुशासन में रहेगा, क्योंकि अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहें, हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो सके तो शारीरिक दंड ना दें। शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इस टाइम पर क्या मतलब, वैसे भी शारीरिक दंड पर रोक है और वर्जित है, और शारीरिक दंड जो है किसी समस्या का हल भी नहीं है शारीरिक दंड, और हो सके तो शारीरिक दंड जो है वो नहीं देना चाहिए। और विकलांग जो बच्चे उनको तो बिल्कुल भी ये दंड ना दें। फिर देखें नेक्स्ट जो है, दंड हमेशा बदले की भावना से रहित हो, यानी दंड जो है बदले की भावना से रहित हो। कोई भी दंड जो है वो किसी बदले की भावना से ना दिया जा रहा हो। जैसे किसी बच्चे से कोई क्लास में गलती होती है और छोटी सी वो गलती है जिसके लिए इतना बड़ा दंड उसको नहीं दिया जाना चाहिए जितना बड़ा टीचर उसको दे रहा है, या वो किसी बच्चे से कोई छोटी सी गलती हुई है और उस बच्चे के परिवार से किसी टीचर के पारिवारिक मतभेद है या जो भी अपना उसका पर्सनल मैटर है, तो वो उसको उस बदले की भावना से उसको जो है पीटे जा रहा है या मार रहा है उसको बहुत ज़्यादा, या बहुत बड़ा दंड दे रहा है छोटी सी गलती के लिए बदले की भावना से, तो ये चीज़ गलत है।
यानी ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं जो अभी आपने पॉइंट देखे। ये दंड देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वैसे तो सभी जानते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जब घुमा फिरा कर दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इतने करीब के पास के आंसर होते हैं कि उनमें कन्फ्यूज़न होता है कि ये वाला करें आंसर या ये वाला करें, तो वहाँ पर आपके ये पॉइंट जो हैं आपके काम आ सकते हैं। इसलिए इनको जो है पॉइंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और याद कर लें, ठीक है। तो दंड हमेशा बदले की भावना से रहित होना चाहिए। फिर देखें दंड से लाभ क्या है। दंड से लाभ, दंड भी ज़रूरी है, ठीक है। तो दंड से लाभ क्या क्या है? पहला, कक्षा में अनुशासन बनाने में सहायक होता है दंड, क्योंकि अगर बच्चों को दंड का भय नहीं होगा, दंड का डर ही नहीं होगा बच्चों को, तो क्लास में कक्षा में अनुशासन ही नहीं रहेगा। वो इधर चीख रहे हैं, कोई उधर चिल्ला रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, वो सुनेंगे नहीं। तो उनको जो है दंड का डर होगा, दंड का भय होगा, तो क्लास में अनुशासन रहेगा। तो जो है कक्षा में अनुशासन बनाने में सहायक है दंड। अवांछनीय व्यवहार को रोकने में सहायक है। अवांछनीय व्यवहार समझा ही चुकी हूँ, ऐसा व्यवहार जो नहीं चाहता कोई कि ये दोबारा हो, तो ऐसे व्यवहार को रोकने में सहायक है दंड। तीसरा है अन्य विद्यार्थियों के लिए सीख। जैसे कोई एक बच्चा गलती करता है या होमवर्क करके नहीं लाता है, तो उसको जो दंड दिया जाएगा तो दूसरे बच्चे सीखेंगे कि अगर हम नहीं करके लाए होमवर्क या हमने कोई गलती की तो हमको भी ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगी, हमको भी ऐसे ही सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगा। तो इसलिए जो है वो जो है होमवर्क करके लाएंगे या उनके लिए ये सीख होती है, तो अन्य विद्यार्थियों के लिए सीख होती है। और चौथा है दंड द्वारा कक्षा में अव्यवस्था की संभावना पर रोक होती है। यानी दंड का जो भय होता है वो क्लास में अव्यवस्था को रोकने में सहायक होता है। अव्यवस्था मतलब वही कि अनुशासन बना रहता है। लगभग पहला और चौथा पॉइंट सेम है, लगभग इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दंड से ये लाभ है, सभी जानते हैं हम, पर चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो कक्षा में अनुशासन बनाने में सहायक है, अवांछनीय व्यवहार को रोकने में सहायक है, अन्य विद्यार्थियों के लिए सीख है, और दंड द्वारा कक्षा में अव्यवस्था की संभावना पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये हैं कुछ दंड के लाभ। अब देखिए दंड से हानि क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 पॉइंट हैं। दंड से हानि क्या है? एक तो दुश्मनी की संभावना, दूसरा दंड पाकर भी अपराध का ना रुकना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दंड से हानि, ये याद रखें इसको। दुश्मनी की संभावना बढ़ जाती है दंड से। जैसे किसी भी बच्चे को दंड दिया गया और वो अपने में जो है एक दुश्मनी की भावना उसने बना ली कि अब हम जो है बदला लेंगे इसका, कि हमको ये जो है सबके सामने पीट दिया या कुछ किया, तो इससे दुश्मनी जो है उत्पन्न होने की जो है संभावना रहती है। एक तो ये हानि है दंड की। दूसरा क्या है? दंड पाकर भी अपराध का ना रुकना, यानी दंड मिल रहा है किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को, तब भी वो जो है नहीं अपराध छोड़ रहा है। क्योंकि वो क्यों नहीं छोड़ता? वो ये सोचता है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो दंड मिलेगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा, और जो है वो अपराध करता रहता है और अवांछनीय व्यवहार या कार्य करता रहता है। जैसे हमारी जो है यहाँ पे देखें हम समाज में क्या हो रहा है, जो जितने भी अवांछनीय कार्य व्यवहार करने वाले लोग हैं, क्या होता है उनका, वो कुछ भी अवांछनीय कार्य अवांछनीय व्यवहार करते हैं, उनको कोई डर नहीं होता है कि हम जेल जाएंगे या कोई हमको सज़ा मिलेगी। वो जानते हैं कि हम जेल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डंडे पड़ेंगे और हम बाहर आ जाएंगे, या जो है जेल जाएंगे, ज़मानत हो जाएगी, बाहर आके घूमने फिरने लगते हैं, फिर वही करते रहते हैं। सज़ा मिलती नहीं है या मिलती भी है तो उनको पता होता है कि हमको बस इतनी ही सज़ा मिलनी है, इसके बाद कुछ होना नहीं, ज़मानत पाके बाहर घूमते फिरते रहेंगे, और इसीलिए जो है अपराध नहीं रुक रहा है। तो कानून जो है थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, ताकि जो है दंड पाकर जो है अपराध को रोकना जो है दंड का मकसद क्योंकि होता है। तो दंड पाकर अपराध रुके, ना कि दंड पाकर भी अपराध ना रुक रहा हो, तो ठीक है। तो ये दंड से 2 हानियाँ हैं, एक तो दुश्मनी की संभावना बढ़ जाती है, बढ़ सकती है, ठीक है, और दूसरा है दंड पाकर भी अपराध का ना रुकना। यानी कोई बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है क्लास में, उसको पनिशमेंट मिली है, कुछ भी आर्थिक दंड मिला है, मान लीजिए उसको जो है 50 रुपये फ़ाइन लगाना है, तो बच्चा क्या सोचता है कि 50 रुपये फ़ाइन पड़ेगा, कोई बात नहीं, दे देंगे लाकर, फिर वही रहता है, तो वो सुधरता नहीं है। तो एक तो ये हानि भी है, तो दुश्मनी की संभावना और दंड पाकर भी अपराध का ना रुकना, तो ये 2 हानियाँ हैं। वैसे तो हानियाँ ऐसे कुछ खास नहीं है, बस ये 2 आप ध्यान रखें।
तो ये 2 हानियाँ हैं दंड से। तो आज के वीडियो में हमने दंड को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरस्कार को, और इसमें भी हम पुरस्कार की परिभाषा पढ़ेंगे, पुरस्कार के लाभ, पुरस्कार की हानियाँ, पुरस्कार के प्रकार, पुरस्कार के सिद्धांत पढ़ेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि ये दंड और पुरस्कार जो है किस प्रकार के पुनर्बलन है, या पुनर्बलन है या नहीं है, या है तो किस तरह के हैं। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका 68-500 में पूछा गया है। तो चैनल पर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे नहीं मिलता। तो बस चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।